नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में उतर रहे हैं। मतलब वो तकनीक जो फेसबुक से लेकर हमारी पसंदीदा शॉपिंग वेबसाइट तक हर चीज़ के पीछे काम करती है। और ये एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से देखने में शायद थोड़ी जटिल लगे, पर असल में इसकी नींव कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर टिकी है। आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। बिल्कुल। आज हमारी बातचीत का आधार है रॉयल रिसर्च गाइड टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक हिस्सा। हमारा मकसद किसी को कोडर बनाना नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी की तस्वीर को थोड़ा सा साफ करना है। हम इसके दो सबसे बड़े हिस्सों फ्रंट एंड और बैक एंड को समझेंगे। हाँ, और ये भी देखेंगे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसी भाषाएं इस पूरी पहेली में कहाँ फिट होती हैं। आपने पहेली की बात की और मुझे कार का उदाहरण याद आ गया। अच्छा। हाँ, जैसे जब हम एक शानदार कार देखते हैं तो हमें उसका डिजाइन, उसका पेंट, उसकी सीटें नजर आती हैं। बिल्कुल, जो बाहरी खूबसूरती है। पर उसकी असली ताकत तो बॉनेट के नीचे छिपे इंजन में होती है। वेबसाइट्स भी तो कुछ ऐसी ही हैं ना? ये एक बेहतरीन नजरिया है। एक हिस्सा वो है जो हमें दिखता है और दूसरा वो अदृश्य इंजन जो उसे चलाता है। तो आज हम वही बॉनेट उठाकर देखने वाले हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम एक ऑनलाइन दुकान बना रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो हमें एक वर्चुअल दुकान चाहिए, एक ढांचा जो लोग देख सकें, और यहीं से फ्रंट एंड की कहानी शुरू होती है। फ्रंट एंड, इसे क्लाइंट साइड भी कहते हैं। सही कहा। एकदम सही, क्योंकि ये यूजर के ब्राउजर यानी क्लाइंट पर चलता है। इसका एक ही मकसद है, यूजर को एक बेहतरीन और आसान अनुभव देना। ठीक है, तो चलिए अपने इस वर्चुअल दुकान का ढांचा तैयार करते हैं। हमारी गाइड के मुताबिक इसकी नींव 3 चीजों पर टिकी है। सबसे पहले है HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी? हाँ, क्योंकि HTML ही हमारी वेबसाइट के कंटेंट को एक मतलब और एक संरचना देता है। ये ब्राउज़र को बताता है कि देखो, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, यहाँ एक इमेज दिखानी है। मतलब ये हमारी दुकान की दीवारें और शेल्फ बनाने जैसा हुआ। बिल्कुल, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। रिसर्च में HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट्स पर काफ़ी जोर दिया गया है। सिमेंटिक एलिमेंट्स, ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक ढांचे से ज़्यादा क्यों है? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, पुराने HTML में हम हर चीज़ के लिए एक जैसा div टैग इस्तेमाल कर लेते थे, एक जेनरिक बॉक्स। लेकिन HTML5 हमें हेडर, फुटर, आर्टिकल जैसे खास टैग्स देता है। अब ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये एक ऐसा बॉक्स है जिस पर लेबल लगा है। अच्छा। इससे गूगल जैसे सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट समझने में आसानी होती है, जिससे SEO बेहतर होता है। और इससे भी ज़रूरी, जो लोग स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वेबसाइट को नेविगेट करने में बहुत मदद मिलती है। तो ये सिर्फ ढांचा नहीं, एक समझदार ढांचा है। समझ गया। तो अब हमारी दुकान का ढांचा तो तैयार है, पर ये अभी बहुत सादा और बेरंग दिख रहा है। हाँ, यहीं पर CSS की एंट्री होती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो अगर HTML कंकाल है तो क्या CSS उसके कपड़े और स्टाइल है? ये तुलना बिल्कुल सटीक है। CSS हमारी वेबसाइट का पूरा लुक एंड फील तय करता है। रंग, फॉन्ट, बटनों का आकार, पेज का लेआउट, सब कुछ। ये हमारी दुकान को पेंट करने, उसमें सुंदर लाइटिंग लगाने जैसा है। गाइड में CSS3 के 2 फीचर्स का जिक्र है, फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड। इन्हें रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए जरूरी बताया गया है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी डिजाइन बनाना जो हर स्क्रीन साइज पर अपने आप ढल जाए। आज कोई हमारी वेबसाइट लैपटॉप पर देख रहा है, कोई टैबलेट पर, तो कोई फोन पर। सही बात है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन ये पक्का करती है कि हमारी दुकान हर डिवाइस पर अच्छी दिखे और इस्तेमाल करने में आसान हो। मैं आपको बताती हूँ, फ्लेक्सबॉक्स के आने से पहले किसी चीज को पेज के बीच में लाना डेवलपर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा था। अच्छा। हाँ, घंटों लग जाते थे। फ्लेक्सबॉक्स ने उस समस्या को एक लाइन के कोड में हल कर दिया। वाह, ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, अब हमारी दुकान सुंदर भी दिखने लगी है, लेकिन अभी भी ये एक तस्वीर जैसी है, इसमें जान नहीं है। यहीं पर जावास्क्रिप्ट आती है ना? बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट वो जादू है जो हमारी इस स्थिर दुकान में जान डालता है। जब आप किसी इमेज गैलरी में स्लाइड करते हैं या फॉर्म भरते हुए आपको तुरंत मैसेज मिलता है कि पासवर्ड कमजोर है, या फिर किसी प्रोडक्ट को बिना पेज रीलोड हुए कार्ट में डालते हैं। हाँ, ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। ये हमारी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। रिसर्च में रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js जैसे फ्रेमवर्क्स का भी जिक्र है। ये क्या करते हैं?
इसे समझने के लिए हमारी ऑनलाइन दुकान वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। सोचिए हमारी दुकान पर सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट का एक कार्ड है जिसमें इमेज, नाम, कीमत और एक ऐड टू कार्ट बटन। बिना फ्रेमवर्क के हमें हर कार्ड के लिए बार बार कोड लिखना पड़ सकता है, लेकिन रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क के साथ हम एक प्रोडक्ट कार्ड नाम का, समझ लीजिए, एक लेगो ब्रिक बना लेते हैं। मतलब एक तरह का टेम्पलेट। हाँ, टेम्पलेट से भी ज्यादा एक इंटेलिजेंट टेम्पलेट समझिए। फिर हम उस टेम्पलेट को सैकड़ों बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हर बार उसमें प्रोडक्ट का डेटा बदल देते हैं। अच्छा, तो अगर कल को हमें सभी ऐड टू कार्ट बटन का रंग बदलना हो तो हमें सैकड़ों जगह बदलाव करने की जरूरत नहीं, बस उस एक लेगो ब्रिक को बदलना होगा और बदलाव हर जगह अपने आप हो जाएगा। ये बड़े एप्लीकेशंस बनाने की प्रक्रिया को बहुत कुशल बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ऐप का डिजाइन शानदार है, बटन काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई यूजर बाय नाउ पर क्लिक करता है या एक नया अकाउंट बनाता है तो वो सारी जानकारी कहाँ जाती है? और यहीं पर पर्दे के पीछे का जादूगर यानी बैकएंड काम पर आता है। इसे सर्वर साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये कोड कंपनी के सर्वर पर चलता है, यूजर के ब्राउजर पर नहीं। तो ये हमारी दुकान का वेयरहाउस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जैसा कुछ हुआ? वेयरहाउस, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ। जब यूजर साइन अप करता है तो उसका डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड को भेजा जाता है। बैकएंड उसे वेरीफाई करता है, एक डेटाबेस में स्टोर करता है और फ्रंट एंड को वापस मैसेज भेजता है कि अकाउंट बन गया है। और इस बैकएंड इंजन को बनाने के लिए हमारे पास अलग-अलग टूल हैं। गाइड में 3 मुख्य विकल्प दिए गए हैं। चलिए पाइथन से शुरू करते हैं। पाइथन की सबसे बड़ी खूबी है उसका साफ सुथरा सिंटैक्स और उसकी विशाल लाइब्रेरी सपोर्ट। मतलब डेवलपर्स के पास लगभग हर काम के लिए पहले से बना बनाया कोड मौजूद होता है। इसीलिए इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डेटा संभालना होता है। और पाइथन सिर्फ वेब के लिए ही नहीं, बल्कि डेटा साइंस और एआई के लिए भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और इसके फ्रेमवर्क्स जैंगो और फ्लास्क में क्या फर्क है? जैंगो एक बैटरी इंक्लूडेड फ्रेमवर्क है, मतलब एक बना बनाया घर जिसमें सब कुछ पहले से शामिल है। ये आपको तेजी से शुरुआत करने में मदद करता है। और फ्लास्क? फ्लास्क ज्यादा मिनिमलिस्टिक है। वो आपको सिर्फ बेहतरीन औजार देता है और कहता है अब आप अपनी मर्जी का घर बनाइए। ये डेवलपर्स को ज्यादा कंट्रोल और लचीलापन देता है। दिलचस्प है। अगला विकल्प है PHP। ये तो काफी समय से है, पर अक्सर सुनने में आता है कि एक पुरानी भाषा है। क्या ये सच है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, पर पूरी तरह सच नहीं। PHP को खास तौर पर वेब के लिए ही बनाया गया था और इसकी सबसे बड़ी ताकत है वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस। दुनिया की बहुत सारी वेबसाइटें उस पर चलती हैं। लगभग 40%। और वर्डप्रेस पूरी तरह से PHP पर बना है। तो जब तक वर्डप्रेस है, PHP कहीं नहीं जाने वाला। लैरावेल जैसे आधुनिक फ्रेमवर्क्स ने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। फेसबुक की शुरुआत भी PHP में ही हुई थी। तो इसे पुराना कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि यह बहुत मैच्योर हो चुका है। और तीसरा विकल्प Node.js। गाइड में इसे एक तरह का गेम चेंजर बताया गया है, क्योंकि ये डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट को ही बैकएंड पर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है भी। ये गूगल क्रोम के V8 इंजन पर बना है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से तेज बनाता है। लेकिन इसकी असली सुपर पावर है इसका नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? ये नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है? जरूर। कल्पना कीजिए कि एक रेस्टोरेंट में एक शेफ है। एक ट्रेडिशनल ब्लॉकिंग शेफ एक ऑर्डर लेगा, उसे बनाना शुरू करेगा और जब तक वो डिश पूरी पक नहीं जाती, वो दूसरा ऑर्डर देखेगा भी नहीं। समझ गया। बहुत ही अकुशल तरीका है। बिल्कुल। अब Node.js वाले नॉन ब्लॉकिंग शेफ की कल्पना कीजिए। वो पहला ऑर्डर लेगा, सब्जियों को कटने के लिए मशीन में डालेगा और जब तक वो कट रही हैं, उस खाली समय में वो दूसरा ऑर्डर ले लेगा। मतलब वो एक साथ कई काम शुरू कर सकता है। हाँ, और जैसे जैसे काम खत्म होते जाते हैं, उन्हें पूरा करता जाता है। इसका मतलब है कि Node.js एक ही समय में हजारों कनेक्शन को बहुत कुशलता से संभाल सकता है। इसीलिए ये रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे ऑनलाइन चैट ऐप्स या ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो इसका मतलब है कि हर काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। एक सामान्य ब्लॉग के लिए Node.js शायद ओवरकिल हो सकता है। यह एक बेहतरीन सवाल है। जी हाँ, एक सामान्य ब्लॉग के लिए Node.js शायद ओवरकिल हो। वहाँ PHP और वर्डप्रेस ज्यादा तेज और सस्ता पड़ेगा।
Node.js वहां चमकता है जहां आपको तुरंत डेटा भेजना और रिसीव करना हो। ठीक है, तो हमने फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड भी चुन लिया। अब इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाने की बात करते हैं, जिसे रिसर्च में फुल स्टैक डेवलपमेंट कहा गया है। एक फुल स्टैक डेवलपर वो आर्किटेक्ट है जो पूरी इमारत बना सकता है, नींव से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग तक। वो यूजर इंटरफेस भी बना सकता है और सर्वर और डेटाबेस को भी संभाल सकता है। मतलब उसे पूरी तस्वीर की समझ होती है। बिल्कुल। स्टार्टअप्स और छोटी टीमों में ये स्किल सेट बहुत ही कीमती होता है। गाइड में एक दिलचस्प बात कही गई है। Node.js के साथ एक डेवलपर पूरे एप्लीकेशन के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर सकता है, फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। हाँ, ये संभव है और इसके कई फायदे हैं। जैसे? सबसे बड़ा फायदा है टीम के बीच सहयोग। जब हर कोई एक ही भाषा में बात कर रहा हो तो कोड शेयर करना, समस्याओं को सुलझाना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? क्या हम हर काम के लिए सबसे अच्छे टूल वाले सिद्धांत से समझौता कर रहे हैं? ये इसका दूसरा पहलू है। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए पाइथन की डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं जावास्क्रिप्ट से बेहतर हों। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिकता क्या है, एक सरल डेवलपमेंट प्रक्रिया या हर काम के लिए सबसे शक्तिशाली टूल। मतलब कोई एक सर्वश्रेष्ठ स्टैक नहीं है। बिल्कुल नहीं। चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट की जरूरतों पर निर्भर करता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो वेब डेवलपमेंट दो हिस्सों की कहानी है। पहला है फ्रंट एंड, जो हमें दिखता है, जिसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से तराशा जाता है। और दूसरा हिस्सा है बैकएंड, वो अदृश्य इंजन जो पर्दे के पीछे काम करता है, जिसके लिए हमारे पास पाइथन, PHP या Node.js जैसे शक्तिशाली विकल्प मौजूद हैं। और एक फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो इस कहानी के दोनों पक्षों में महारत हासिल कर सकता है। बिल्कुल। और रॉयल रिसर्च गाइड से मुख्य बात यही निकलती है कि टेक्नोलॉजी का चुनाव एक तरफा नहीं होना चाहिए। सही चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप बनाना क्या चाहते हैं। ये सच में एक साथ काम करने वाले टूल्स का एक आकर्षक इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम लगातार विकसित हो रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र में लगातार सीखते रहना सबसे जरूरी स्किल है। जैसा कि हमने देखा कि ये भाषाएं हमारे द्वारा हर दिन उपयोग किए जाने वाले वेब का निर्माण कैसे करती हैं, ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। AI और कोड जनरेशन टूल्स के बढ़ते प्रभाव के साथ अगले 5 से 10 सालों में इन मूलभूत भाषाओं की भूमिका कैसे बदल सकती है? क्या एक फुल स्टैक डेवलपर की परिभाषा भी बदल जाएगी? क्या तब भी इन भाषाओं में गहराई से महारत हासिल करना उतना ही जरूरी होगा, या फिर फोकस एक उच्च स्तरीय आर्किटेक्चरल सोच पर चला जाएगा, जहां डेवलपर सिस्टम को डिजाइन करेगा और AI उसके लिए रूटीन कोड लिखेगा?